children, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, हमारे कान जितनी शिद्दत से कहानियां सुनने के लिए लालायत रहते हैं, उतनी शिद्दत से दुनिया की कोई भी चीज नहीं। और कहानियां वो धागा है जो जमी को आसमान से जोड़ देती है, अमीर को गरीब से जोड़ देती है और एक अनपढ़ को पढ़े लिखे से, और 500 साल पुराने भारत को आधुनिक भारत के साथ जोड़ देते हैं। कहानियों में वो ताकत है जो हमें संस्कार भरती है, जो हमें ज्ञान भरती है, जो हमें मानवता भर देती है। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जो 16वीं शताब्दी से संबंधित कहानी है, लेकिन वो आधुनिक जिस समाज में हम इस आधुनिक युग में जब हम रह रहे हैं, इसमें भी सटीक बैठती है और इसमें भी वो जो है हमें बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। आज के हमारी कहानी का जो नाम है वो है नन्हा फनकार। नन्हा मतलब छोटा, फनकार का मतलब होता है फन मतलब कला, कार मतलब उसको करने वाला, यानी कि नन्हा फनकार मतलब छोटा सा कलाकार। आज हम पढ़ेंगे इस कहानी को और समझेंगे इस कहानी को और समझेंगे इस कहानी के माध्यम से के प्रति समर्पित हों तो हम जो है उसमें कोई भी मुकाम पा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आज हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द। बच्चों, कठिन शब्द वे शब्द होते हैं जो बोलने और लिखने की दृष्टि से थोड़े से कठिन होते हैं। उनका यदि हम अभ्यास करें तो हम उन शब्दों में पारंगत हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कुछ कठिन शब्द इसमें आए हुए, जिनको हमने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उनको बोलने और लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों, सबसे पहला शब्द है नक्काशी। इसमें आपको लिखना है कि नक्काशी कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। इसमें शौ कौन सा आएगा। दूसरा है मुश्किल, तीसरा है हमारा पुस्तैनी, चौथा है अंगरखा, पांचवा है भौचक, छठा है जुर्रत, सातवां है इंतजाम, आठवां है त्योरिया और नवां है प्रसिद्ध। ठीक है। तो बच्चों, अब देखते हैं शब्दों के अर्थ। किसी भी पाठ को समझने के लिए सबसे पहले उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। आइए, इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ को हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा उकेरना। उकेरना का मतलब होता है नक्काशी करना। नक्काशी करना का अर्थ मैंने आपको बताया था, किसी धातु या लकड़ी पर जब हम कोई कलाकारी करते हैं तो उसको उकेरना कहते हैं। दूसरा है हमारा उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब होता है बेचैनी, अधीरता, किसी चीज को कहने के लिए या करने के लिए। तीसरा है फनकार। फन का मतलब कला, कार मतलब कलाकार। ठीक है। फनकार का मतलब है कलाकार। दखल अंदाजी का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। जैसे कहते हैं कि आप जो है मेरे काम में दखल अंदाजी ना दें, यानी कि आप जो है मेरे कार्य में हस्तक्षेप ना करें। तीसरा है हमारा छितराना। छितराना जैसे कहते हैं कि इन बीजों को आप जमीन में छितरा दीजिए, यानी कि बिखेरना। ठीक है। फिर होता है नफीस। नफीस का मतलब होता है उम्दा, बढ़िया। ठीक है। जब कोई काम करता है तो अच्छा काम करता है तो उसके कहते हैं क्या नफीस काम किया है। पुस्तैनी। पुस्तैनी का मतलब होता है पैतृक, जो हमें पैतृक रूप से मिलता है, उसको कहते हैं पुस्तैनी। आइए अब देखते हैं आगे जो शब्द हैं। अगला है हमारा आहिस्ता। आहिस्ता का मतलब है धीरे से, तो आहिस्ता चलिए, यानी कि धीरे से चलिए। फिर हमारा मीचकर। मीचना का मतलब आंख बंद करना, तो आंख बंद करके। सल्तनत का मतलब होता है साम्राज्य। हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली का जो साम्राज्य था वो। ठीक है। तलखी। तलखी का मतलब होता है कड़वापन, यानी कि कटुता। जैसे किसी के बात करने के लहजे में तलखी हो, एक कटुता हो, उसको कहते हैं तलखी। मझोला। मझोला मतलब होता है न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, बीच का। ठीक है। मझोला। महीन का मतलब होता है बारीक। जैसे कहते हैं कि आप यदि आटा
आटा बहुत महीन है, यानी कि बहुत बारीक है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे कठिन शब्द। इनको को अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लेख में लिखना है। तो आइए देखते हैं आज का पाठ। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को, और आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से हम इस पाठ को 2 भागों में पढ़ेंगे। तो देखिए आज का पहला भाग, आप लोग अपनी किताब निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। इसमें जो भी आपको कठिन शब्द होंगे उसको मैं साथ साथ में आपको समझाते हुए भी जाऊंगा। ठीक है। नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर का मतलब होता है 4 कोने वाला। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छीनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। एक लड़का है, एक लड़के की कहानी है जो कि एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा है और उसने जल्दी जल्दी अपनी छीनी हथौड़ी उठाई और अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। यानी कि एक लड़का जो है, जो नक्काशी का काम करता है पत्थरों पर, उसने जो है एक पत्थर है जिसमें जो है घंटियां वो बना रहा है, और घंटियों में जो उसका काम आधा अधूरा रह गया था उसमें जो है अपनी छेनी लगाई और वह जो है उसको नक्काशी करने का काम शुरू कर देता है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। यानी किरचा मतलब पत्थर के टुकड़े जो हथौड़े के मारने से टूटते तो वो इधर उधर को बिखर जाते, छितरा जाते। ठीक है। और वह आंखें सिकोड़ लेता, क्योंकि यदि वह आंख में पड़ेंगे तो आंखें जो है खराब हो जाएंगी, इसलिए वह जैसे वो इधर उधर को जाती तो वो जो आंखों को ऐसे बंद कर लेता। साथ साथ धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने भी लगता और वह उस काम को करते हुए धीरे धीरे अपना गुनगुनाते भी रहता था। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी कि जो उसके साथ जो नक्काशी का काम करते थे, जो उसके साथ वाले नक्काश थे, उनको संगतरास कहते हैं। तो वो भी उसके साथ साथ अपने काम में लगे हुए थे, डूबे हुए थे, मतलब वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। यानी कि वो जो था वो 10 वर्ष का बच्चा था और अभी उसने अपने पिता से काम करना सीखा हुआ था और वह जो है बहुत जल्दी काम को सीख लेता था जो उसके पिता उसको कहते थे। और सबसे कठिन काम था इन घंटियों में नक्काशी करना पत्थर में। ठीक है, कर सकता था। अब तो उसने जो उसमें से घंटियों को बनाने सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। और वह जानता था कि एक दिन मैं काम करते करते ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें मैं जो है कर पाऊंगा। ठीक है, और जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको बना लेगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। वह अपने पिताजी को काम करते हुए देखता था, घंटियों में नक्काशी करते हुए देखता था, पत्थरों में नक्काशी करते हुए देखता था, उनमें जो है घुमावदार सांप को बनाना, ठीक है, बारीक जालियां बनाना और कमल के फूल बनाना। वह जानता था कि एक न एक दिन मैं जो है ये काम करना सीख जाऊंगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। उसके माता पिता गुजरात के रहने वाले थे और जो है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले ही वो जो है गुजरात से काम करने के लिए आगरा आ गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। और उस समय जो बादशाह थे वो जो है अकबर थे और वह आगरा में किला बना रहे थे और उसके पिता को वहां पर किले पत्थरों की नक्काशी का काम मिल गया था।
केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुस्तानी गांव मतलब पैतृक गांव। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। यानी कि जो फतेहपुर सीकरी है आगरा में, वह जो है अकबर ने बसाया था। वहीं पे आगरा और सीकरी, वह जो है अब जो वो बच्चा है वो वहीं रहने लगा। उसने गुजरात देखा ही नहीं क्योंकि उसके माता पिता पहले ही आ गए थे। ठीक है, यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छीनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाल्लाह, वह जो है क्योंकि चारों ओर से छीनी और हथौड़ों की आवाज आती थी तो उसको जो है किसी के आने की आहट, यानी कि उसके आने की जो भनक होती है वह भी उसको नहीं लगी। अचानक से क्या हुआ, उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी जिससे वो चौंक पड़ा। ठीक है, माशाअल्लाह, उस व्यक्ति ने कहा माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो वो जो व्यक्ति होता है, जो आवाज होते हैं, वह जो है केशव से पूछते हैं कि माशाअल्लाह, यह घंटियां कितनी सुंदर हैं, ये तुमने बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। और जैसे केशव पीछे मुड़ा तो उसको एक आदमी दिखा। वो आदमी कैसा था देखिए। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? तो जैसे ही उसने देखा तो उस लड़के ने जो है बिल्कुल तल्खी भरे अंदाज में, हाँ बिल्कुल ये मैंने ही बनाई है, क्या मैं आपको यह इन पत्थरों पर नक्काशी करते हुए नहीं दिख रहा हूं? ठीक है, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तलाश रहा हूं, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। और जो है केशव ने बहुत जो है कटु शब्दों में और जो है बहुत गंदे लहजे में ऐसे बोला कि आपको दिख नहीं रहा, मैं ही तो बना रहा हूं, और कौन बना रहा है? ठीक है, तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूं। तो इतने में उस आदमी ने कहा, दिखता तो है लेकिन तुम इतने छोटे लगते हो ना, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जो है ये काम कर रहे हो। ठीक है, वो आदमी हंसते हुए बोला। तो बच्चा बोलता है, मैं पूरे 10 साल का हूं। मतलब कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो उससे कहता है कि मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अकबर ने जो है जब हेमू को हराया था तो तब वो जो है उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मझौला, मझौला का मतलब न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, मझौला। वह सफेद अंगरखा और पैजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, केशव ने सोचा। जब उसको देखा तो इस तरीके से उनका पहनावा और ऐसा, तो उसने सोचा कि कोई बड़ा आदमी है। कैसे देखा? केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और अंगुलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर ढकते हुए नीचे की ओर आती छनी घनी मोछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, यानी कि उसको देख रहा था, परख रहा था। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसे किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। उसने जो है तेजी से किसी के, वह जो है आपस में बात कर रहे थे। तो इसने में जो है बादशाह ने कहा कि ये जो लड़ी है इसमें कुछ नक्काशी का काम करना बाकी रह गया है। इतने में केशव ने बहुत तेजी से किसी के आने की आवाज सुनी और यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़े हो,
हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर सलाम करे ना। तो इतने में वो जो दरबार था, वो जो दरबान था, वो पहरेदार, उसने जो है केशव की तरफ मुड़ करके बोला, बड़े भौचक्के से बोला कि अरे तू जो है बादशाह के सामने यहाँ बैठा हुआ है। वो आश्चर्य रह गया कि बादशाह के सामने यह जो है छोटा बच्चा बैठा हुआ है और इनको सलाम भी नहीं कर रहा है। तो उसने जो है उसको घूरते हुए कहा कि बेवकूफ, खड़ा हो जा और तेरी हिम्मत कैसे भी इनके सामने बैठे रहने की, झुककर इनको सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, यानी कि अब जो है केशव को समझ में आए, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी मतलब बेहोशी की हालत में, उसको जो है पता ही नहीं चला था कि उसके सामने बादशाह बैठे हैं। तो वह जो घबरा करके उसकी जो छेनी थी वो जो हाथ से नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, उसने सोचा। यह ख्याल आते ही उसने उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर आंखों से अकबर को देखने लगा। यानी कि वो जो है एक टुक टुक करके जो है खरगोश की जैसी आंखों से वो जो है बादशाह को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी और अकबर को जब पहरेदार आया, जब उसने ऐसा करने का, तो अकबर को जो है ऐसा करना, यानी कि बीच में हस्तक्षेप करना अकबर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर यानी कि गुस्से में पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब जब ये हो गया, जब वहां से वो पहरेदार चला गया, तो केशव जो है खड़ा रहेगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। जो है ये बादशाह के जो इनका ऑर्डर है कि बैठने को बोला तो बैठो, उठने को बोला तो उठो, ये करूं या फिर अपना जो मेरा काम है उस नक्काशी के काम को मैं निरंतर जारी रखूं। वह जो है यह सोचने में ही लगा रह गया। ठीक है, लेकिन अब वह जो है डरा नहीं था, क्योंकि जो है बादशाह अकबर जो है उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आज, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से काम भेजूंगा, उसको साफ और सुंदर लेख में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।